गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हिंदी हब विद चेतना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और उस टॉपिक का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति, बात करने की स्वतंत्रता मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। जैसे कि सभी जानते हैं कि हम हमारे विचार दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, तो भाषा ही उसका सशक्त माध्यम होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपने विचार, अपनी भावनाएं और अनुभव एक दूसरे के साथ बांटता है। इसके लिए वह भाषा का उपयोग करता है। जब भी हम हमारी कोई बात किसी को बोलना चाह रहे हैं, कोई संदेश देना चाह रहे हैं, हमारी भावनाएं दूसरों के साथ साझा करना चाह रहे हैं, तो हमें किस चीज का प्रयोग करना होगा? भाषा का। और भाषा ही विचारों का आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम होती है, और भाषा का ही हम प्रयोग करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो बोलकर व्यक्त की जाए मौखिक भाषा कहलाती है, जो लिखकर व्यक्त की जाए लिखित भाषा कहलाती है। जो लिखित रूप में हो लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे हम बोलकर और सुनकर व्यक्त करते हैं। हम बोलकर और सुनकर व्यक्त करते हैं। इसमें वार्तालाप, भाषण, कहानी कथन, वाद विवाद आदि आते हैं। आप इसमें कविता वाचन, समाचार वाचन, वाद विवाद, संवाद आदि को भी ऐड कर सकते हैं। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसे हम लिखकर और पढ़कर समझते हैं। लिखित भाषा को जब हम लिखते हैं तो उसे पढ़कर ही समझा जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है कि हमारा स्पष्ट उच्चारण, शुद्ध भाषा और हमारे स्वर संयत हो। मीन्स आप जो कह रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, उसका उच्चारण एकदम सही हो, स्पष्ट हो, भाषा शुद्ध हो, और उसका स्वर मीन्स वॉइस मॉड्यूलेशन एकदम सही हो। हमें अपनी बात इस प्रकार कहनी चाहिए कि सुनने वाला उसे भली भांति सुनकर समझ सके। मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकार। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति वो है जब हम बात करते हैं और हमारी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। और हमारे विचारों को हम जब दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला उसका प्रकार है वार्तालाप। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने होने वाली बातचीत। इसमें प्रश्न और उत्तर का क्रम चलता है। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, उनके सामने जो बातचीत होती है वह वार्तालाप कहलाती है। दूसरा प्रकार है इसका भाषण। भाषण देना, एक व्यक्ति अनेक श्रोताओं के सामने अपने विचार व्यक्त करता है। इसमें विषय की जानकारी, स्पष्ट उच्चारण और आत्मविश्वास आवश्यक है। जब भी भाषण दिया जाता है उसमें भाषण देने वाले को स्पष्ट जानकारी भी होती है, उसे क्या बोलना है, उसका उच्चारण सही हो, और इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कहानी कथन, मुख्य रूप से कहानी कहना। कहानी कथन में हम कहानी कहते हैं। इसमें हमारे भाव, लय और उचित अभिव्यक्ति का महत्व होता है। जब भी हम कहानी कहते हैं, मौखिक रूप से कहानी लेखन ही कहलाता है। सामने वाला सुनता है, उसमें हमारे भाव होते हैं, उसमें अच्छी शिक्षा होती है, उसमें लय और उचित अभिव्यक्ति का महत्व होता है। वाद विवाद, किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत करना वाद विवाद कहलाता है। वही भाषा के द्वारा होता है, मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा होता है। साक्षात्कार, जिसको हम इंग्लिश में इंटरव्यू भी कहते हैं, इसमें प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता के बीच होने वाला संवाद होता है, जैसे नौकरी के लिए इंटरव्यू होता है। एक और चीज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो है समाचार वाचन। विद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, प्रार्थना सभा में समाचार वाचन करते हैं।
वो समाचार वाचन भी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आता है। कविता पाठ करना वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। तो स्पष्ट उच्चारण। एक अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? बोलना हर कोई बोल लेता है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सबसे बड़ी कला है। बोलना एक कला है। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी की बात का जवाब देते हैं, या हमारी बात किसी तक पहुंचानी होती है, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, शब्दों का सही और साफ उच्चारण होना चाहिए, उचित गति से उसको बोला जाना चाहिए। मीन्स उसको बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा धीरे ना बोले, उसका स्वर समान हो, प्रभावशाली स्वर हो, विषय के अनुसार आवाज में उतार चढ़ाव लाना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जब भी हम भाषण बोलते हैं, जब भी हम कविता बोलते हैं, बोलने के लिए हमारी आवाज में उतार चढ़ाव और वॉइस मॉड्यूलेशन होना बहुत आवश्यक होता है, तभी सुनने वाले पर इसका प्रभाव पड़ता है। भाषा की शुद्धता हो, व्याकरण के नियमों का पालन हो, आत्मविश्वास, बिना झिझक के अपनी बात कहना। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। जब भी आप अपनी बात किसी तक पहुंचाते हैं, किसी के सामने अपनी बात रखते हैं, आप बिना झिझक के अपनी बात कहेंगे। सबसे बड़ी बात, आप आई कांटेक्ट करके उनसे अपनी बात कहेंगे। श्रोता का ध्यान, श्रोता की रुचि बनाए रखना। भाई आप कविता कर रहे हैं, आप कविता बोल रहे हैं, आप कोई पाठ पढ़ रहे हैं, श्रोता आपको क्यों सुनेगा? जब आप उसका ध्यान, जब आप उसकी रुचि बनाए रखेंगे, पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, तभी वो सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उसमें श्रोता की रुचि बनी रहे, आप जो बोल रहे हैं सामने वाला इंटरेस्ट लेकर उसको सुने। शब्द भंडार, यहाँ पर कुछ शब्द भंडार भी दिए गए हैं। शब्द संपदा भी जिसे कहते हैं, शब्दार्थ भी कहते हैं। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का अर्थ होता है स्वतंत्रता, और दूसरा अर्थ होता है प्रकट करना। हम हमारी बात किसके सामने कह रहे हैं, क्या प्रकट करने जा रहे हैं, वही अभिव्यक्ति होती है। उच्चारण, उच्चारण का अर्थ है बोलना, वार्तालाप, बातचीत करना, साक्षात्कार, भेंट, श्रोता, सुनने वाला, संयत, संतुलित, तर्कपूर्ण, युक्ति संगत, स्पष्ट, क्लियर और साफ। भाषण और वाद विवाद। भाषण और वाद विवाद। भाषण की परिभाषा और नियम देखते हैं। तो भाषण एक ऐसी मौखिक अभिव्यक्ति है जिसमें एक वक्ता अनेक श्रोताओं को संबोधित करता है। भाषण का उद्देश्य श्रोताओं को सूचित करना, प्रेरित करना या मनोरंजन करना हो सकता है। जब आप भाषण देते हैं तो आप श्रोताओं को प्रेरित करते हैं। आपके भाषण में, आपका भाषण इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि लोग उससे प्रेरित हो, लोगों को आप सूचित कर सकें, लोगों का मनोरंजन कर सकें, इसलिए भी भाषण आवश्यक हो जाता है। एक अच्छे भाषण में भूमिका, मुख्य विषय और निष्कर्ष, ये 3 भाग होते हैं। जब भी आप भाषण देते हैं, उसमें उसकी भूमिका क्या है, उसका मुख्य विषय क्या है और उसका निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है, ये 3 चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती है। भूमिका में श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है, मुख्य विषय में तथ्य और विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, और निष्कर्ष में उसका सारांश दिया जाता है कि अंत में आपने उस भाषण का क्या निष्कर्ष निकाला। भाषण देने के कुछ नियम। भाषण देने से पहले विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। भाषण की रूपरेखा पहले से तैयार करें। स्पष्ट और शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। बोलते समय आंखों का संपर्क बनाए रखें, मीन्स आई कांटेक्ट जिसे भी मैंने बताया। अनावश्यक शब्दों का, जैसे मतलब, यानी, आदि शब्दों का प्रयोग आप ना करें। वाद विवाद, परिभाषा और प्रकार की ओर बढ़ते हैं। वाद विवाद 2 पक्ष में होते हैं,
पक्ष और विपक्ष, दोनों पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। इसमें तर्क शक्ति, भाषा कौशल और सहनशीलता भी होती है। वाद विवाद में व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहिए, केवल विषय पर केंद्रित रहना चाहिए। भाई जो भी आपको टॉपिक मिला है, आप वाद में बोलना चाहते हैं, उसके पक्ष में बोलना चाहते हैं, उसके विपक्ष में बोलना चाहते हैं, आप जो भी बोल रहे हैं वो विषय पर केंद्रित हो। आपको अपने विषय से भटकना बिल्कुल नहीं चाहिए। वाद विवाद के कुछ नियम: विषय को ध्यान से सुने और समझें, तथ्यों और उदाहरणों के साथ बात करें। मीन्स यदि आप कोई वाद विवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कोई प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है, वहां पर आपको वाद विवाद करना है, तो आप जो बोलने जा रहे हैं उसके पूरे साक्ष्य आपके पास होने ही चाहिए, तभी तो आप अपनी बात सिद्ध कर पाएंगे। प्रतिपक्ष की बात को ध्यान से सुने। जब आप अपनी बात रखेंगे उससे पहले आपको अपने विपक्ष की बात ध्यान से सुननी होगी, तभी तो आप उसकी बात बीच में कट कर पाएंगे। शालीन भाषा का प्रयोग करें, निर्णायक के निर्णय को सम्मान दें, समय सीमा का पालन करें। मीन्स आपकी जो भाषा है वो कैसी है, शालीन भाषा हो, निर्णायक के निर्णय को आप सम्मान दें और समय सीमा का पालन करें। जब आप वाद विवाद करते हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कहानी कथन, कहानी कहना अपने आप में बहुत बड़ी कला है, और जो आप कह रहे हैं उस सामने वाले को क्या समझ में आ रहा है, उससे क्या सीख मिल रही है, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कहानी कहना एक बहुत ही अच्छी कला की बात है। शेर और चूहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटी सी कहानी भी इसमें डाली है, लेकिन उस कहानी से सुनने वाले को क्या शिक्षा मिलती है, महत्वपूर्ण बात तो यही है कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न: मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है? जो बोलकर व्यक्त की जाए मौखिक भाषा, जो लिखकर व्यक्त की जाए, जो लिखी जाए, लिखकर पढ़ा जाए, उसे समझा जाए, उसका अर्थ ग्रहण किया जाए, बस दोनों में यही अंतर है। एक अच्छे भाषण की 3 प्रमुख विशेषताएं आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके कि अभी मैंने आपको एक अच्छे भाषणकर्ता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी बताई है। वाद विवाद और पक्ष विपक्ष में क्या आशय है, कहानी कथन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साक्षात्कार के समय कौन से आवश्यक शिष्टाचार अपनाने चाहिए। तो जब भी आप साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है, उसमें शिष्टाचार कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। सबसे पहले आप उन्हें विश करेंगे, परमिशन लेंगे, उनकी बात का सही आंसर देंगे, और सबसे बड़ी बात कि आप उनकी आंख में आंख डालकर बात करेंगे। मीन्स जिसको मैंने अभी कहा, आई कांटेक्ट आप उनसे रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके लिए डाले हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य प्रकार, तो मौखिक अभिव्यक्ति के 5 प्रकार, वैसे तो इसके 9 प्रकार होते हैं, लेकिन 5 प्रकार भी सही है। इसमें मैंने समाचार वाचन, कविता पाठ, संवाद लेखन, सारी चीजें इसमें ऐड की थी। भाषण के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो भाषण के 3 भाग होते हैं। पहला होता है कि आपका विषय क्या है, उसको आप प्रस्तुत कैसे करते हैं, और अंत में उसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। इन 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे। श्रोता शब्द का क्या अर्थ है? तो श्रोता वही होता है जो सुनता है। वाद विवाद में कितने पक्ष होते हैं? तो वाद विवाद में पक्ष विपक्ष में केवल 2 ही पक्ष होते हैं। एक वाद में बोलता है, एक विवाद में बोलता है, एक पक्ष में बोलता है, विपक्ष में बोलता है। भाषण देते समय कौन सी बात उचित नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम भाषण देते हैं उसमें कुछ ऐसे शब्द है जो हमें नहीं बोलना चाहिए, जैसे मतलब, बार बार कहना, इन चीजों को हमें नहीं कहना चाहिए। शेर और चूहा कहानी की शिक्षा क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया कि शेर और चूहा या कोई भी कहानी से हमें शिक्षा कब मिलेगी? जब हम उस कहानी को सुनेंगे, उसे समझेंगे, और तभी हम उससे कोई शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो जो हमने अभी कहानी पढ़ी उसकी शिक्षा ये थी कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। साक्षात्कार किनके बीच होता है? तो साक्षात्कार 2 लोगों के बीच होता है, जिसमें एक प्रश्न करता है और दूसरा उत्तर देता है। तो ये 2 लोगों के बीच में
होता है। अभिव्यक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है प्रकट करना। जैसे भाषा अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, तो हम हमारी बात को प्रकट करते हैं। हमें हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से लोगों के सामने प्रकट करना ही मौखिक अभिव्यक्ति, भाषा अभिव्यक्ति कहलाता है। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में यह टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है मौखिक अभिव्यक्ति। हमारे बच्चे भली भांति इसको जानते भी हैं और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि जो आज मैंने पढ़ाया वो आपने विस्तार से और अच्छे से समझा होगा। आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकूं। तब तक के लिए गुड डे। मिलते हैं एक नए टॉपिक की ओर।